सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा जो कृतिका भाग एक पुस्तक का हमने नया लेसन शुरू किया था, यानी कि रीढ़ की हड्डी एकांकी। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में जो पाठ का स्टार्टिंग बताया था, पाठ की शुरुआत की थी। एकांकी की शुरुआत में आपको एकांकी के पात्र परिचय ये आपको समझाया था, यानी इस एकांकी के कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो आपको वन बाय वन बेटा समझाया था, जो आपकी किताब में भी बताया गया। उनका मैंने समराइज आपको समझाया था। तो बेटा आज उसको आगे पढ़ते हैं, यानी आज एकांकी को आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर बेटा आपको रिमाइंड करा दो, मैंने कहा था एकांकी एक अंक में समाप्त होने वाली हिंदी साहित्य की विधा को कहते हैं। एकांकी मानी एक ही अंक में समाप्त होने वाला, जो एक तरह से एकांकी उसको नाम दिया गया है। हिंदी साहित्य की एक विधा मानी जाती है। बेटा ये पढ़ते बेटा, थोड़ा सा आपको बेटा और कुछ जानकारी दे दूं। जो आपको मैंने एकांकी का सार भेजा था, यानी कि सार मानी समरी, आपने उसे पढ़ा होगा और पढ़ लें बेटा, क्योंकि जब तक आप उसकी समरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एकांकी समझ में नहीं आएगा। अब देखना, आज हम स्टार्टिंग पढ़ेंगे, यानी इस एकांकी की शुरुआत करेंगे। वन बाय वन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। बेटा एक बार फिर आपको बता दूं, बहुत कठिन नहीं है, ये व्यंग्यात्मक है, यानी उपहास वाला है। लेकिन इस एकांकी में भले ये व्यंग्य प्रधान एकांकी है, लेकिन इस एकांकी में तत्कालीन समाज में जो लड़कियों की शिक्षा है उसकी उपेक्षा पर, उपेक्षा मानी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। दो शब्द होते बेटा, एक होता है उपेक्षा, एक होता है अपेक्षा। अपेक्षा हम कहते हैं आपसे हमें कितनी अपेक्षा है, उम्मीद, आशा। एक है उपेक्षा, ध्यान न देना। उपेक्षा मतलब क्या बेटा, ध्यान न देना। तो इस एकांकी में, किस एकांकी में, रीढ़ की हड्डी एकांकी में तत्कालीन समाज में, तत्कालीन मानी उस समय के समाज में लड़कियों की जो उपेक्षा होती थी, शिक्षा पर उनको ध्यान नहीं दिया जाता था समाज के द्वारा, उस ओर ध्यान आकर्षित किया गया। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। एक बार फिर कह रहा हूं, इस रीढ़ की हड्डी एकांकी में तत्कालीन समाज में जो लड़कियों की शिक्षा इत्यादि है उस पर, उसकी उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। किसके द्वारा? एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। मैं थोड़ा सा आपको और नॉलेज बता दूं बेटा, इसके शुरुआत में आप क्या देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको वन बाय वन। तो जो राम स्वरूप हैं, ये राम स्वरूप कौन है आपको बताया था मैंने, उमा के पिताजी। वो मेहमानों के आने की तैयारी कर रहे हैं। उनके घर मेहमान कोई आ रहे हैं। कौन मेहमान आ रहे हैं? लड़की को देखने वाले आ रहे हैं। तो उसी का बेटा स्टार्टिंग देखी जाएगी, यानी कि राम स्वरूप के द्वारा मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। और राम स्वरूप और प्रेमा, अपनी बेटी उमा की चिंता उन्हें सताती रहती है। किस बात की चिंता? शादी की चिंता, विवाह की चिंता। ये आप स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे। बेटा ध्यान से सुने और समझें। एक बार फिर कह रहा हूँ, जैसा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको भी किताब की मदद से ऐसा ही पढ़ना है और समझना भी है। चलिए पढ़ते हैं बेटा। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ मानी पक्की उम्र वाले होते हैं, 50-52 साल उनकी उम्र है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा मानी भाग उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। आप देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, यानी वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उधर बस बस, नौकर फिर क्या बोल रहे हैं? बिछा दो साहब। यानी ये आपसी वार्तालाप है राम स्वरूप जी का और उनके नौकर का, जब वो तख्त को निकाल रहे हैं।
नौकर कह रहे बिछा दूं साहब। फिर बाबूजी कह रहे हैं जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा परमात्मा के यहाँ अकल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है, ही मैंने हंसता है। मैंने पहले ही कहा है व्यंग्य प्रधान एकांकी है बेटा। ये हंसी मजाक के शब्दों का प्रचलन आपने इसमें ज़्यादा देखा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। मानी बहुत फुर्ती से मैं स्नान करता था, ऐसा राम स्वरूप जी कह रहे हैं। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा मानी अचानक, सहसा मानी अचानक, सडनली। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। ये प्रेमा कौन है बेटा? उमा की माँ। उमा कौन है? इस एकांकी की मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर, जिसे हम नायिका कह सकते हैं। उमा की माँ कौन है? प्रेमा। पिताजी कौन है? रामस्वरूप। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुबी रंग और छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब इनमें वो डिस्कशन हो रहा है, जो देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है। आगे प्रेमा क्या कहते देखना। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप धोती और क्वेश्चन मार्क है। प्रेमा हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए, मैंने फिर आपको क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है? राम स्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब ते दिमाग, दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। वो अपने नौकर रतन के लिए ऐसा वाक्य कहते हैं कि मैं कुछ कह रहा हूं और तुम कुछ सुन रहे हो। प्रेमा अच्छा, जा पूजा वाली कोठी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। मतलब जैसा जैसा उमा और प्रेमा और राम स्वरूप उसके लिए आदेश दे रहे हैं वो वैसा वैसा सुन रहा है, और उसको कभी कभी कुछ और सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा आदेश का पालन कर रहा है। रतन और दरी। प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम, लिख रहे हैं हरिमोनियम, ये हारमोनियम के लिए बोला गया जिसे हम बजाते हैं संगीत में, उसके लिए बोला गया बेटा, उठा ला, और सितार भी जल्दी ला। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाई पड़ी है। दोनों पति पत्नी प्रेमा और राम स्वरूप जी, जब ये संवाद उनमें चलता है, तैयारियां हो रही हैं, मेहमान आने वाले हैं, तो वो क्या बोलते हैं लास्ट में कि जो लड़की है यानी उमा है वो मुंह फुलाए पड़ी है, कुछ नाराज सी महसूस हो रही है, नाराज सी प्रतीत हो रही है। ऐसा ही बेटा ये डिस्कशन दिखाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संवाद बोलते हैं। घर आने वाले मेहमान की तैयारियां की जा रही हैं उस परिवार के द्वारा। किस परिवार के? उमा के माता पिता और नौकर रतन के द्वारा। राम स्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी राम स्वरूप जब अपनी पत्नी के लिए कहते हैं कि तुम उसकी माँ हो, उमा की माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो नाराज़ क्यों है। बड़ी मुश्किल से मैंने
उसके लिए एक तरह से वर ढूंढा है, उसकी सारी तैयारियां कर रहा हूँ, तो फिर दोस्त मुझे मत देना। ठीक है बेटा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो उमा के पिताजी राम स्वरूप हैं, एक तरह से वो अपनी बेटी की विवाह के बारे में चिंता तो कर रहे हैं, पर मजबूर और लाचार पिता का रोल उनका इस एकांकी में दर्शाया गया है। आगे पढ़ते हैं बेटा। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके, जतन में प्रयास के लिए बोला गया है, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण यहाँ पर लक्षणों के लिए बोला गया बेटा। वो अपना अतीत याद करती है। कौन? उमा की माँ प्रेमा कहती है हमारे टाइम पे तो वही छोटी मोटी पढ़ाई अच्छी थी, ये ज़्यादा पढ़ना तो हमें वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? जब ऐसा प्रश्न पूछा कि जो ग्रामोफोन क्या वो बाजा होता है, यानी कुछ बजता है क्या, किसने पूछा? राम स्वरूप जी ने। किससे? अपनी धर्मपत्नी से। तो प्रेमा ने बोला क्यों? राम स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। यानी यहाँ पर वो अपनी प्रेम धर्मपत्नी प्रेमा को सुना रहे हैं कि तुम तो जब बोलती हो तो बोलती ही जाती हो, शांत नहीं होती हो। ऐसा राम स्वरूप जी कहने का उनका मतलब ये है। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है, यानी तुम बार बार ये पहेलियां ही सुनाते रहते हो। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। उसको लग रहा है कि वो तो अब आने ही वाले होंगे। कौन? लड़की को देखने वाले, उमा को देखने वाले। राम स्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे रहना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। अब बेटा टिम टाम यहाँ दिखावे से मतलब है, चकाचौंध की दुनिया से मतलब है। टीम टाम के भला कौन पूछता है, इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुँह लपेट कर लेट आई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। मैंने पहले कहा था व्यंग्य प्रधान नाटक है ये, व्यंग्य प्रधान एकांकी है ये, व्यंग्यात्मक उपहास, हंसी मजाक वाली बातें इसमें बताई जाएंगी। अब खुद ही ऐसी उमा की माँ प्रेमा कह रही कि मैंने कहा था पाउडर वाउडर लगा के आना, उसकी व्यवस्था करना। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। कारोबार यहाँ पर क्या है बेटा? कारोबार से ही मतलब है। वो भी क्या है? व्यंग्यात्मक भाषा में ही उत्तर दे रहे हैं कि निराली हमारी बेटी कैसी है। आजकल तो जो है इस चीज़ का खूब कारोबार चलता है, खूब व्यापार चलता है, पाउडर बेचने का खूब व्यापार चलता है। हमारी लड़की उससे नफरत करती है। ऐसा राम स्वरूप और प्रेमा अपनी लड़की के बारे में संवाद करते हुए इस एकांकी के प्रारंभ में दर्शाए गए हैं। आगे पढ़े बेटा। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और तुझे परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो अब देख लूँगा, अब डॉट 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 लिखा हुआ है, ये दो चार सेंटेंस उन्होंने और भी कहे होंगे। अब यहाँ पर एंट्रेंस बेटा कक्षा 11वीं की परीक्षा के लिए बोला गया है। जो एंट्रेंस की बात यहाँ पर की जा रही है वो 11th क्लास के बारे में यहाँ पर बात बताई जा रही है, कक्षा 11 के लिए बोला जा रहा है। राम स्वरूप बात काट कर, चुप चुप,
दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उसके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी यहाँ पर उमा के पिताजी राम स्वरूप जी अपनी धर्म पत्नी से ये कह रहे हैं, उन्हें ये नहीं कहना है कि हमारी लड़की 11वीं में पढ़ती है। बेटा, तत्कालीन समाज में यह दर्शाया गया है, इस एकांकी में यह दर्शाया गया है, उसकी शिक्षा को छिपाया गया है। किसकी शिक्षा को? उमा की पढ़ाई लिखाई को छुपाना उनका ये मकसद है। उसे ये बताना है किनको? लड़के वालों को कि ये कम पढ़ी लिखी है, क्योंकि लड़के वाले क्या चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी बहू। इसलिए अपनी धर्म पत्नी प्रेमा को टोक रहे हैं कि तुम ये सब मत बोल देना। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से, चद्दर बिछाते हैं। यानी उन आने वाले मेहमानों की तैयारियां पूरे जोर से कर रहे हैं कौन? उमा के पिताजी राम स्वरूप जी, उमा की माता जी प्रेमा जी, उनका सहायक जो नौकर है रतन, उसके द्वारा मेहमानों की तैयारियां की जा रही हैं। तो बेटा ऐसा आपको बेटा पढ़ना है और समझना भी है, तब आपको ये एकांकी समझ में आएगा और आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दोगे। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।